एक तो ये होगा हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल मतलब ऐसे ऐसे। ओशन करंट चलती हैं, तापमान को नियंत्रित करती हैं, कहीं बढ़ाती हैं कहीं घटाती हैं। सूर्य की किरणें अलग अलग कोण पर पड़ती हैं, कहीं सीधी पड़ती हैं तो कहीं तिरछी पड़ती हैं। जहाँ सीधी पड़ती हैं तापमान ज्यादा पड़ेगा, जहाँ पर तिरछी पड़ती हैं वहाँ तापमान कम होगा। इसी तरह से वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ऊपर से नीचे। सर टॉपिक का नाम? महासागरीय तापमान वितरण। टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन। ऊपर से नीचे की ओर तापमान की क्या स्थिति होती है, कौन कौन सी टेम्परेचर की बेल्ट होती हैं, अलग अलग तापमान की पेटियां होती हैं, उनको देखना। ये कहलाता है ऊर्ध्वाधर तापमान का वितरण। ये वाला तापमान का क्षैतिज वितरण, और ये कहलाता है ऊर्ध्वाधर। खड़ा खड़ा और पड़ा पड़ा, शुद्ध हिंदी मतलब देसी भाषा। ये तीन प्रमुख चीजों का निर्धारण करती हैं जो तापमान वितरण होता है। जैसे क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर महासागरीय धाराओं का प्रचालन। मूवमेंट ऑफ बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल ओशन करेंट्स। वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल ओशन करेंट्स दोनों का ही मूवमेंट हो गया है। जहां पर पानी ज्यादा गर्म होगा पानी उठ जाएगा एक्सपैंड करके, और ढाल क्रिएट करेगा, लुढ़क पड़ेगा पानी। इस तरह तो ओशन करंट पैदा होंगी। ठंडा पानी जो होगा भारी होगा तो नीचे दबेगा, और गर्म पानी जो होगा ऊपर को उठेगा, हल्का होने के कारण एक सिंक करेगा एक ऊपर उठेगा। तो इस तरह से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ओशन करंट का सर्कुलेशन होता है। ठंडा पानी भारी होता है, डेंसर होता जाता है, इसलिए दबता है। सर इसमें क्षैतिज कैसे हो पाएगा सर? क्षैतिज भी होता है, देखिए ऐसे। जैसे कोई जगह ये है और कोई जगह ये है। यहाँ पर पानी गर्म ज्यादा होने के कारण लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर ऊंचा उठ गया। तो अब इसको ढाल मिल गई इस साइड के लिए, पानी लुढ़क पड़ा इधर, है ना। तो ये
क्षैतिज ओशन करंट चल रही ना, ऐसे ही ये ठंडा पानी है, नीचे को बैठ रहा, तो इसकी जगह लेने के लिए पानी आ रहा। ये चीजें इस तरह से ओशन करंट चलती हैं। जहां पर हवाएं चल रही पानी वहां पर बेल कर रहा, ऊपर को उठ रहा। हवाएं पानी को बहा करके ले जा रही हैं ऊपर सरफेस वाटर, तो उसका जगह लेने के लिए नीचे से पानी ऊपर आता है, कन्वेयर पेटी बनती है। अभी वो सब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, भारी कॉन्सेप्ट है वो सब। नीचे से ऊपर पानी उठता है। तो यानी कि पहला चीज ये महासागरीय धाराओं की गति करवाता है, मोमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ओशन करेंट्स। दूसरा, महासागरों के अंदर जैव विविधता का निर्धारण। ठीक है, इट डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मरीन बायोडाइवर्सिटी। कहां पर जीव जंतु मछलियां ज्यादा होंगी, कहां पर कम होंगी, इसका भी निर्धारण करता है यही दो चीज। तीसरा चीज जो है, तटवर्ती क्षेत्रों का जलवायु क्या होगी। क्लाइमेट ऑफ कोस्टल लैंड। तटवर्ती क्षेत्रों की जलवायु क्या होगी, कैसी होगी, ये सब आगे भी हम लोग देखेंगे। जहां पर हाई लैटिट्यूड है वहां पर गर्म महासागरीय धाराएं पहुंच करके तापमान को गर्म कर देती है, लेकिन वहीं पर जो लो लैटिट्यूड पर है वहां पर ठंडी महासागरीय धाराएं ठंडा कर देती हैं, है ना। जैसे ये वार्म ओशन करंट आती है, इसकी एक ब्रांच इंटर मार जाती है नॉर्थ सी में। ये नॉर्वेजियन करंट है, नॉर्वे की धारा। Great Britain is surrounded by the warm ocean current, so the temperature of Britain is comparatively warm, while Spain and Portugal surrounded with the cold ocean current. कनेरी की कोल्ड धारा, ठंडी धारा। तो ये ठंडे होते हैं, मतलब इसका लैटिट्यूड कम है, लेकिन ये ब्रिटेन से ठंडे हैं। क्यों? क्योंकि ठंडी महासागरीय धारा के चपेट में। तो इस तरह से
इफेक्ट देखने को मिलता है। वैसे ही जैव विविधता पे प्रभाव देखने को मिलता है। जहाँ गर्मी है, गर्म पानी है ना, जहाँ पर ठंडे गर्म पानी का मिश्रण है वहां पर बहुत मछलियों की प्रजाति पाई जाती है। जैसे जैसे पानी ठंडा होता जाता है वैसे वैसे बायोडाइवर्सिटी कम होती जाती है। तो ये चीजें देखने को मिलती हैं। अब इनके ऊष्मा का स्रोत क्या है, इनकी हीट का सोर्स क्या है? आज कितने बच्चे आए, अटेंडेंस मार लूंगा आज, सोच रहा हूँ। ममता जी भी आई हैं आए। ममता जी कभी कभी आती हैं क्या आप? जिस दिन आप सर अटेंडेंस लेते हैं उस दिन रहती है प्रेजेंट। पता नहीं कैसे इनको पता चल जाता है कि आज अटेंडेंस होने वाली है, आज चलो चलते हैं। देखो ज्योतिष पकड़ के रखी है ये ना ममता जी, ज्योतिष पकड़ के रखा है आपने। बाबा कौन आता है? ज्योतिष का नाम है अंकित बाबा। अंकित बाबा सर, हाँ, सॉरी। हाँ, हम कहाँ बताते हैं, हम तो नहीं बताते हैं। हम तो नहीं बताते हैं, हम क्यों बताएंगे? ज्योतिष का नाम है सर आपके मन की आईफोन बात बाबा। आ जाती है सर। वो लगा हो गया ना सर, वो फ्रीक्वेंसी हवा में घूमती तो आ जाती है। तुम लोग कैच कर ले रहे हो हैं, तभी मैं सोच रहा हूँ कि जी आजकल जी, मैं वो आप जो है, फ्रीक्वेंसी निकल रही है आपके मन। हाँ तुम ही लोग सब लिए जा रहे हो सब हैं, तभी मैं कमजोर हो जा रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ हैं? वही देखो, वही बोल रहा हूँ। अभी आप सुबह पानी खुद मैडम देती थी, आपको उठना पड़ता है पानी लेने के लिए। सही बात है। सही बात है ना। ये देखो सब शक्ति खींचे पड़े हो तुम लोग। पूनम जी भी आज आ गई, वाह। वो ठीक। सभी आए हैं जो रेगुलर नहीं आते। हाँ ये भी सही कहा। सुबोध जी का तो भाई छुट्टी थी, लेकिन आज ये भी संयोग से है। श्वेता भी है, सब लोग हैं। कल भी आया था सर। कल भी थे। जी सर। ठीक है, ठीक भाई। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये तापमान के स्रोत कौन कौन से होते हैं, सोर्सेज, कहाँ से इसको हीट मिलती है, कौन से सोर्स हो सकते हैं, हीट कहाँ से मिलती होगी? दो स्रोत होंगे, या तो इसको सूर्य से मिलेगा ऊपर से, सोलर रे इंसुलेशन, सूर्य देवता सबसे प्रधान स्रोत हैं। सबसे ज्यादा ऊष्मा जो इन्हें प्राप्त होती है सूर्य से ही प्राप्त होती है। मेजर सोर्स जो है यही है, सूर्य तप। दूसरा क्या सोर्स हो सकता है, कोई दिमाग लगा बताए दूसरा सोर्स क्या हो सकता है? वो सर ज्वालामुखी फटते हैं समंदर के अंदर, वो हो सकते हैं सर। इसको आप ऐसे कह सकते हो, जियोथर्मल हीट, जियोथर्मल हीट, भूतापीय ऊर्जा। पृथ्वी के नीचे से जो हीट प्राप्त होती है, पृथ्वी के नीचे भी तो तापमान है, उससे भी समंदर को जो गर्मी प्राप्त होती है, इसीलिए समंदर के एकदम नीचे तापमान 0 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है, लगभग 1 से 2 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि उसे नीचे से हीट मिलती है। लेकिन ये बहुत ही निग्लिजिबल है इसके कंपैरिजन में। मेजर सोर्स ऑफ हीट इज सोलर इंसुलेशन, वोल्केनिक इरप्शन कम अंडर द भूतापीय ऊष्मा, जियोथर्मल हीट। ठीक है, वो भी नीचे से ही आ रहा है हीट लेकर के, तो वो भी उसी में जोड़ा जाएगा।
तो प्रधान स्रोत सूर्यतप है और भूतापीय ऊष्मा वाला बहुत ही निग्लिजिबल है, बहुत ही कमजोर है ना। ऊपर से जब कृपा बरसती है ज्यादा तगड़ा होता है ना। नीचे से जो भिखारी लोग कहते रहते हैं कि हाँ तुम्हारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो कम काम करता है ना। ऊपर से ज्यादा ताकतवर होती है, सीधे डायरेक्ट जब तुमको कृपा मिलेगी तो ज्यादा प्रभावशाली होगी, है ना। इसलिए जो है डायरेक्ट ईश्वर से कनेक्शन होना चाहिए, है ना, इनडायरेक्ट नहीं। हालांकि डायरेक्ट शुरू में हो नहीं पाता है, तो इनडायरेक्ट ही हो जाए तो धीरे धीरे वो डायरेक्ट हो जाता है। तो ये तो थे भाई ऊष्मा के स्रोत। दो स्रोत बड़े सिंपल से, जहां से क्या कहते हैं आता है। महासागरों में तापांतर की दशा बहुत कम होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें होती स्पेसिफिक हीट। पहले ये ऊष्मा को खींचते हैं, अवशोषित करते हैं, है ना। और उसके बाद जब ठंडी पड़ती है, जब ऊष्मा नहीं मिल रही होती, जैसे रात में, तो वो हीट धीरे धीरे रिलीज हो रही होती है, लेकिन तब तक दिन हो जाता है और फिर से इनको हीट मिलना शुरू हो जाती है। जबकि स्थल खंड क्या होते हैं, जल्दी जल्दी ठंडे और गर्म होते हैं, लेकिन समुद्र के साथ में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इसमें यानी स्पेसिफिक हीट होती है, विशिष्ट ऊष्मा होती है, ठीक। अब देखते हैं कि महासागर का पानी कैसे कैसे गर्म होता है। कोई महासागर है तो उसका पानी किन प्रक्रियाओं से गर्म होगा और किन प्रक्रियाओं से ठंडा होगा, ठीक है। तो तीन प्रक्रियाएं हैं जिनसे गर्म होता है। पहली प्रक्रिया है मरीन वाटर एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सोलर रेडिएशन, हीट फ्रॉम द सोलर रेडिएशन। सूर्य तप से ऊष्मा संग्रहित करते हैं सूर्य की, है ना। सूर्य की गरम गरम किरणें पड़ रही हैं और उससे महासागर का पानी गर्म हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, बड़ी ही सरल बात है, ठीक है। सूर्य तप के अवशोषण से भैया मैं तो साथ में कर रही हूँ, मैं तो पकड़ूंगी तक मुँह दूंगी बाद में। म्यूट कर लीजिए। पहली बात हो गई। दूसरी बात, कन्वेंशनल करंट चलती है, ठीक है। तो कन्वेंशनल करंट ये क्या होती है, स्थल खंड अगर वो निम्न अक्षांश पर है तो स्थल खंड से सटा हुआ पानी, जैसे ये स्थल खंड है और ये इनके स्थल खंडों के बीच में मरीन वाटर, चलो ठीक है ऐसे। तो क्या होगा कि ये पानी यहाँ का थोड़ा गर्म होगा। अगर ये निम्न अक्षांश पर है तो स्थल खंड ज्यादा हो जाएगा गर्म
तो हीट कैसे ट्रांसफर होती है, हाई टू लो, तो ये हीट ट्रांसफर होने लगेगी यहां से इधर को पानी की तरफ। ये ऐसे हीट ट्रांसफर होने लगेगी इधर को। यहाँ का तापमान स्थल खंड ज्यादा हो जाता है, हाई टेम्परेचर, और यहाँ पर कंपेरेटिवली लो टेम्परेचर होगा। अगर ये निम्न अक्षांश पर है तो हाई लैटिट्यूड पर होगा तो ये ज्यादा ठंडा हो जाता है, तब टेम्परेचर इधर से ओशन टू लैंड चलने लगता है। लेकिन अभी लो लैटिट्यूड पर, निम्न अक्षांशों पर इसे स्थल खंड ज्यादा गर्म होते हैं तो उनसे हीट मिलती है। फॉर एग्जाम्पल इंडोनेशियन वार्म पूल, इंडोनेशिया के चारों तरफ लगा हुआ जो पानी है वो सबसे गर्म पानी है दुनिया में। उसका कारण वहां पर एक तो विषुवत रेखा जा ही रही है, इक्वेटर, दूसरा चीज मतलब बहुत ही निम्न अक्षांश पर है, लेकिन इसके साथ ही साथ वहां पर छोटे छोटे स्कैटर्ड आइलैंड हैं, वोल्केनिक इरप्शन भी वहां खूब होता है। तीसरी चीज स्कैटर्ड आइलैंड है, तो आइलैंड से भी हीट उनकी तरफ ट्रांसफर होती है। ठीक है, इसके एक्सपेरिमेंट के लिए हम अगर आपको कहें तो 2 बाल्टी लो, है ना, एक बाल्टी में क्या कहते हैं पानी भर के रख दो, और एक बाल्टी में पानी भर के रख दो, और साथ में क्या कहते हैं उसमें कुछ कंकड़ डाल दो, और दोनों को एक जगह पर धूप में रख दो। अब जो है 2 घंटे बाद आओ और छुओ, क्या कहते हैं बाल्टी का पानी ज्यादा गर्म मिलेगा, कंकड़ वाला पानी ज्यादा गर्म मिलेगा। तो अब इसको यहीं उठा करके कॉन्सेप्ट को फिट कर दो, और उसी तरह से जब रात में छुओगे 2 घंटे बाद, तुमको यही कंकड़ वाला पानी ही सबसे ज्यादा ठंडा भी मिलेगा, है ना, क्योंकि कंकड़ तेजी से ठंडा होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये संवहनीय धाराओं वाली बात हो गई। दोनों बात मुझे नहीं लगता है कुछ ऐसा इसमें खास बात है जो समझ ना आने वाली बात हो। समझ में आ गई बात? तो भाई जी सर। डाउट हो, जी यहाँ सर। किसी को कहीं डाउट हुआ करे, तुम मुंह सिए बैठे रहोगे तो हम नहीं जान पाएंगे, है ना। या तो वीडियो ऑन रखोगे तो हम जान जाएंगे कि तुम्हें कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं समझ में आ रहा है, अपने आप तुमसे हम पूछ लेंगे। नहीं तो हम कोई उतने बड़े वाले बाबा नहीं बने हैं अभी, ठीक है, कि हम ऐसे सबका ऐसे अंतर्यामी बैठ करके सबका मनोभाव किसको क्या समझ में आ रहा है, किसको नहीं समझ में आ रहा है ना। तो पूछ लिया करो। आप वीडियो ऑन करके तो चिल्लाने लगते हो। वीडियो ऑन रहता है तो चिल्लाते हो ना वीडियो ऑन करने के बाद मुझे। तो आज तुम गाड़ी चला रहे होगा फिर आज, हैं? बंद रखो, बंद रखो। तो मैं रोज गाड़ी चलाता हूँ। हाँ, तुम जो है तुम्हारा नहीं ऑन होगा वीडियो, ठीक है। तुम्हें देख करके सबके मन में गलत तरीका उत्पन्न होता है कि ऐसे भी करा जा सकता है, तुम स्टंट दिखाता है। और एक तो हमारा दिमाग डिस्ट्रैक्ट होता है गाड़ी चलाते हुए, तुम जो है क्लास करते हो। खैर, तब भी डेडिकेशन तुम्हारा बढ़िया है पढ़ाई के लिए, लेकिन मैं इस बात को सपोर्ट नहीं करता हूँ बिल्कुल, ठीक है, गंदी बात, ठीक है। गंदी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, रिस्क होता है ना। नहीं, मैं मोबाइल एकदम मस्त कंफर्टेबल गाड़ी चलाता हूँ, एकदम कंफर्टेबल रिलैक्स होके। अच्छा, अच्छी बात है, ठीक है। तीसरा तरीका है
तीसरा तरीका है तुम जो है जल्दी से एक ठो ड्राइवर रख लो। बहुत 15,000 रुपये मांगता है सर, कहाँ से रख लो? बहुत महंगा। तो कितना काम होएगा 15,000 में? वो तो सही बात है, बहुत ज्यादा महंगा हो गया ना फिर तो। अगला है घर्षणात्मक ऊष्मा, फ्रिक्शनल हीट। अब जो है जरा वर्षा मिश्रा जी बताइए कि कौन सा क्या कहते हैं घर्षणात्मक हीट, काहे का फ्रिक्शन है यहाँ, किस चीज से रगड़ खा रहा है जिससे उसको ऊष्मा पैदा हो रही है? सर पत्थरों से। हम्म? पत्थरों से। पत्थर क्या हम पानी में से रगड़ रहा है कोई? तैर रहा है पत्थर कैसे? नहीं। तो फिर कैसे रगड़ खा करके ऊष्मा जो पैदा हो रही है उसकी बात कर रहे हैं। जैसे हाथ है, हाथ ऐसे 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 रगड़ो तो क्या होगा, क्या होगा सर कुछ होगा? हीट, हाँ हीट आएगी। हाँ, ठंडी में क्या करते हैं, आई दादा बड़ी ठंडी लग रही है, ऐसे करते हैं। यस सर, यस सर। हाँ, तो वो क्या है, वो गर्मी पैदा करते हैं ऐसे करके। यस सर। तो कौन बताएगा इसको? सोनिया। जी सर। बताओ। सर जो स्टेप मतलब जो प्लेट होती है सर, महासागरीय प्लेट, वो आपस में वो करती है सर फ्रिक्शन। महासागरीय प्लेट क्या इतना तेज मूव करती है कि पूरा गर्म कर दे महासागर को ही? नहीं सर, इतना तो नहीं करती, पर हीट तो पैदा इतना करती नहीं, ही कुछ होंगी और सर। बात है, कुछ और बात है सोनिया जी। सर हाँ, रुक जाओ रुक जाओ, नहीं ऑप्शनल वाले नहीं बोलेंगे अभी, ऑप्शनल वाले नहीं बोलेंगे। सानिया जी कुछ आइडिया है कि नहीं है? सर पानी में जो शैलो का निर्माण हुआ है उनके घर्षण से। अच्छा, नहीं नहीं सही है। रजनीश जी बताएंगे फिर अब, नहीं तो फिर पूनम जी का नंबर। काहे का घर्षण यहाँ हो रहा है? पानी। चलो पूनम जी बताइए। चलिए ठीक है, सुबोध जी बताइए। सर पानी के आपस में टकराने से सर। पानी पानी से टकरा करके कैसे? पानी कैसे पानी से घर्षण कर रहा है, थोड़ा क्लियर करिए इस बात को। जब सर तूफान वगैरह आता है ना, तो समुद्री वाटर जो होता है वो मतलब स्थिर नहीं रहता है और वो आपस में टकराते हैं, जिसके कारण वो समुद्री तूफान के दौरान ही केवल? पूर्ण और सत्य सर ये उत्तर नहीं है, लेकिन काफी हद तक आप करीब पहुंचे हुए हैं, लेकिन पूर्ण सत्य उत्तर नहीं है। देवेंद्री जी बता सकती हैं कुछ आइडिया? नहीं सर। ओके ठीक है, तो फिर हम आते हैं धर्मेंद्र जी के पास। बताओ धर्मेंद्र भाई। बहुत दिन बाद बताने के मोड में आया है धर्मेंद्र। सर अभी 2 दिन पहले भी रेज हैंड किया था जब क्लास ज्वाइन किया था। हाँ बताओ। ग्रीन हाउस इफेक्ट वाला पढ़ाया था।
एक्चुअली सर जैसे जो फ्रिक्शनल सागर के अंदर उत्पन्न होती है वो उनकी एक तरह से काइनेटिक या फिर उनकी गति जो होती है उसके कारण फ्रिक्शन होता है उसमें। जो सागर में या महासागर में जो गति होती है, जो मूवमेंट होता है, उसके कारण घर्षण पैदा होता है। जैसे कौन सी गति? काइनेटिक और एक स्टैटिक मूवमेंट। अरे तो कौन सा मूवमेंट है न, उत्तर बताओ तो कौन जा रहा है, हमको सीधे ये बताओ। मतलब जैसे जो पानी की लहरें हो गई या पानी जो हो हाँ गई, ठीक है, हाँ वो मूवमेंट हाँ कर रहा है और हाँ। मूवमेंट कर रहा है तो वो घर्षण पैदा कर रहा है, ठीक है। और उस मूवमेंट से काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न हो रही है और जिसके कारण वहां पे हीट उत्पन्न हो रही है। शिवेंद्र भाई बताओ। सर ज्वार भाटा वाली जो ऊर्जा होती है जो कि हमेशा ही चलती रहती है, उससे वहां तो मेरे हिसाब से घर्षण किसी से होता नहीं है सर, जो कंटिन्यू ज्वार चलता रहता है सर। भाटा द्वारा राइट आंसर एक पहला, लेकिन पूरा पूर्ण सत्य नहीं है, ये अर्ध सत्य है। जैसे सुबोध जी ने बताया था, ज्वार भाटा यानी कि इसे टाइडल करंट कहते हैं। टाइडल करंट ज्वार एवं भाटा के द्वारा ज्वार ऐसे 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 आता जाता रहता है ना। एक ये, दूसरा महासागरीय धाराएं भी नीचे की सरफेस के ऊपर रगड़ खा रही हैं, वो भी कंटिन्यूअस मूव कर रही हैं ऐसे 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 ऐसे, है ना। दूसरा ये हो गया। तीसरा हवा रगड़ खा करके जा रही है, और हवा के फ्रिक्शन से भी ये तीन तरह का क्या कहते हैं कारण है। ज्वार भाटा, महासागरीय धारा, मेरा कैमरा पता नहीं इतना महंगा खरीद के लेके आए, बार बार बंद हो जाता है। कल बताता हूँ। जो कूड़ कबाड़ हो तो सब सोचते हैं ये अरे सर है नहीं टिका तो को क्या करना है ना। सबसे बड़ी आदमी है ये इसी ग्रुप में। महासागरीय धाराएं, और तीसरा जो है कौन सा बताया था, पवन घर्षण। ठीक है, पवन घर्षण। ये तीन प्रकार से क्या कहते हैं घर्षणात्मक ऊष्मा इसे प्राप्त होती। अब हम बात करते हैं कि महासागर का पानी ठंडा कैसे होता है। ठीक है, शीतलन कैसे होता है, ये तो ऊष्मन हो गया। शीतलन, हाउ ओशन वाटर इज कूल्ड। एक होता है बैक रेडिएशन, ठीक है, व्युत्क्रम विकिरण या पश्च विकिरण जिसे कहा जाता है। पश्च मतलब बैक पीछे, या व्युत्क्रम मतलब उल्टा। ये हीट बजट में इसके बारे में ज्यादा अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। इसमें सिंपली क्या है कि जैसे सूर्य की किरणें आती हैं जो वो धरती से टकराती हैं, महासागरों से भी टकराती हैं। हाई फ्रीक्वेंसी शॉर्ट वेव के रूप में होती हैं जो ऊपर से नीचे आती हैं।
यानी उच्च आवृत्ति की लघु तरंगे होती हैं जो सूर्य से आती हैं, लेकिन जो टकरा करके लौटती हैं मुख्य तौर पर वो लो फ्रीक्वेंसी लॉन्ग वेव रेडिएशन होता है। एक आया, टकराया और लौट गया, ठीक है। इंफ्रारेड रेडिएशन जिसे कहते हैं, लो फ्रीक्वेंसी लॉन्ग वेव रेडिएशन कहते हैं, निम्न आवृत्ति की दीर्घ तरंग। अगर तो काफी सारी हीट इससे वापस चली गई, रिटर्न बैक। दूसरा होता है जो हीट एब्जॉर्ब हुई है ना, हीट इसने एब्जॉर्ब की, उसके बाद अब नहीं होल्ड कर सकता, अब क्या है, पानी इवेपोरेट करता है, वाष्पोत्सर्जी संवहन, वाष्पोत्सर्जन भी तो होता है। यहां से वाटर वेपर ऊपर उठ करके चले जाते हैं एटमॉस्फेयर में। जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते हैं ना, तभी तो आगे बारिश वारिश करवाएंगे सब। भाप बन के पानी ऊपर उठ गया, इवोपरेटिव हीट इन फॉर्म ऑफ द इवोपरेटिव हीट। ठीक है, या इवोपरेटिव हीट ट्रांसफॉर्मेशन इन एटमॉस्फेयर, चला गया वायुमंडल में चली गई। इसकी गर्मी जो है वाटर वेपर के रूप में कहां पहुंच गई? अब वायुमंडल में। अब वायुमंडल को जाकर गर्म करो, चाहे जो करो, अभी हमें वायुमंडल से कोई मतलब नहीं, हम लोग पढ़ रहे हैं ओशनोग्राफी, सिर्फ ओशन से मतलब है ना। जिसकी शादी वही दूल्हा उसी बैलू, है ना। आगे जब हम लोग क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे तो मेन भौकाल हमारा एटमॉस्फेयर का रहेगा, ठीक। अभी नहीं है, आज दूल्हा ये है ओशन। तो चला गया हीट ऊपर। दूसरा तरीका ये हो गया, भाप। अरे हाँ, भाप में हाथ डालो, कहते अरे गजब बहुत गर्म है, बहुत गर्म होता भी है। वही संघनन होगा तो बारिश होगी, और वही चक्रवातों के उद्भव का कारण भी बनेगा। संवहनीय चक्रवात भी उसी से पैदा होते हैं, तूफान उससे चलता है, बहुत सारी चीजें होती जो कि आगे हम लोग देखते हैं। तीसरी बात हमने बताया था अभी इसके पहले भी कि इससे सटा हुआ जो स्थल खंड है, जब वो हीट देता है तो फिर लेता भी है। स्थल खंड है ये, और ये ओशन है। हीट एक्सचेंज हो रहा है, ऐसे। अभी क्या है कि ये मान लो हाई लैटिट्यूड पर है, या ठंडी में है, या रात का समय है, तो यहां पर हीट कैसे ट्रांसफर होगी? हीट ट्रांसफर होगी यहां पर इधर से इधर, क्योंकि तापमान इसके पास ज्यादा है, इसके पास लो है, तो इधर से इधर जाएगा, तब भी इसका ठंडा, ये इसका जो हीट है ठंडा हो जाएगा। यानी हीट एक्सचेंज बिटवीन सी टू लैंड एंड अनदर थिंग, not only horizontally, heat exchange between ocean and atmosphere। जो महासागर से लगी हुई हवा है ना, बहुत सफोकेशन होता है उसमें, गजेंद्र जी जानते होंगे अगर आए होंगे तो।
शिवेंद्र जी भी जानते होंगे। राहुल को तो बढ़िया एसी में बैठा रहता है उसके हेलीकॉप्टर के अंदर, ये नहीं जानता होगा। अरे सर हाँ। जानता हूँ। तुम कहाँ पानी में जाता है? क्यों पानी में क्यों नहीं जाते सर? जाते हैं। सर राहुल जी एयरफोर्स में नहीं है, नेवी में ही है। नेवी में है, लेकिन इनका तो एयरफोर्स वाला डिपार्टमेंट दे दिया है ना वो लोग, इनके साथ चीट कर दिए। लेकिन है तो सर उधर ही ना। नौकरी दिए नेवी में और इनको बेचारे को लगा दिए एयरफोर्स में। गड़बड़ हुई भाई है। तटीय एयरपोर्ट। हाँ लेकिन ये बहुत खुश होंगे, इससे बहुत खुश थे। क्या है? बहुत खुश है इस चीज से ये। हाँ और सुनो, इनका गजब लगाए हैं। इनका तो थोड़ा बता दे रहा हूँ इनके बारे में। इनको नौकरी मिली नेवी में, ठीक है, और तनख्वाह मिलती है जहाज के इंजीनियर के तौर पर, मतलब सारा कुछ जहाज का देख रेख का। एयरफोर्स मतलब नौकरी नेवी मिली है और सर्टिफिकेट इनको मिला है काम करने का एयरफोर्स, कि तुम्हें जहाज बनानी है, हेलीकॉप्टर, और इनको काम करना पड़ता है जो अग्निशामक वाहन होता है ना, उस पर तनख्वाह लेते हैं जहाज की। क्यों राहुल? जी सर, डिप्लोमा भी हाँ, एयरफोर्स वाला ही है। डिप्लोमा एयरफोर्स, तो कंफ्यूजन है भाई। यही होता है सर, यही होता है सर। कोई किसी की ट्रेनिंग, कोई कुछ काम कराते हैं, अलग अलग चलता है सबका सर। ऐसे मल्टीपर्पज कर रखा है सर इधर। हाँ, हमसे भी एक कोशिश की गई थी, मैं भी इसी डिपार्टमेंट में था जो इनका है, लेकिन ये हम सिविल में थे। तो हमसे भी, हमारा रेडियो नेविगेशन डिपार्टमेंट, हमारा कोडिंग वोडिंग वाला विभाग था, अल्टीमीटर, रडार, ये सब चीजें। तो हमको भी, हम लोग जो है जनबल के लिए उसमें क्या करते थे, कहते थे कि आओ, जब मैकेनिकल वाले बुला ले जाते थे कि आओ पहिया उठाना है तो पकड़ लाओ, वो लोग रेडियो में बैठे होंगे एसी में, तो जो है तुम लोगों से ज्यादा तनख्वाह लेते तो वो काहे लिए मौज में है, बुला लाओ उन लोग, कह दो कि लड़कों की जरूरत है। एक आध दो बार हुआ, हमने क्या किया, हमने जहाजे तोड़ डाला। बाहर देखा कि ये क्या हो गया है भाई। हमसे कहे कि जा करके उसके अंदर एक नया जहाज आया था कनाडा से, और उसमें खोलने की प्रक्रिया दूसरी थी, और हम नए नए थे, तो हमको तुरंत नई नई जहाज आई खड़ी थी। हमको कहे जा करके वहां से उसको क्या कहते हैं, खोल के कुछ एक सामग्री रखी हुई, बड़ा सा रखा हुआ है, उसको उठा लाना। हमने कहा ठीक है, तो हम गए भाई। और गए तो पहले वाली जो जहाजें थी उसमें लाल कलर का होता था बटन बाहर, जिसको दबाओ तो खोल लो, सेसना है ना, सेसना काम किए था। अब आया था DA डायमंड 40, उसमें ऐसा का सिस्टम ही नहीं था। उसमें अंदर पुली था जिसमें उंगली डालकर खींचो, जैसे कि अपने कार में होता, और भी सेम सफेद कलर का। तो हम तो कंफ्यूज हो गए भाई। तो फिर हमने क्या किया कि हम दिमाग लगाए कि हम जो है लाल कलर की बटन कहाँ है, और हमारा टारगेट क्या था, अंदर जो बक्सा रखा हुआ छोटा सा उसको उठा लाना है। तो हमने देखा कि उसका शीशा खुला हुआ था, अंदर एक लाल रंग की बटन थी, हमने वही पकड़ खींच दिया, पूरा जहाज का ऊपर से फ्लैप खुला, पूरा जो पायलट की सीट होती है हवा में उड़ी, पैराशूट खुला, दूर जाके गिरा। हमने कहा बहुत एडवांस जहाज है ये। एजेक्शन सिस्टम ऑन कर दिया आपने। हाँ भाई, एजेक्शन सिस्टम ऑन कर दिया। हम उठाए अपना बक्सा, हमने कहा बहुत एडवांस जहाज लेके चले आए, है ना। दोबारा इसके पहले भी, इसके बाद में कॉकपिट ब्लास्ट करके, इसके बाद पूरा वहां भीड़ लग गई, चीफ इंजीनियर इकट्ठा हो गया, एयर मार्शल पहुंच गया वहां बेचारा, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, नई नई जहाज आज इसका उद्घाटन हो गया। तो बाद में पता चला किसने किया, सबको सस्पेंड किया जाएगा। तो हमने कहा हम किए थे। तो कहे तुम कौन सा डिपार्टमेंट, हम कहे रेडियो नेविगेशन। तो कहे तू यहाँ क्या कर रहा था, हमने कहा इनसे पूछो, ये हमको बुला के लेके आए थे, कहे थे यहाँ जाकर काम करो। इतना डांटे उसको, इतना डांटे, एयर मार्शल ला गया था, है ना। उसने कहा कि तुम इतने बेवकूफ आदमी, रेडियो नेविगेशन डिपार्टमेंट को तुम यहाँ मैकेनिकल में कैसे लेके भेजा काम करने के लिए। बहुत डांटे उनको, कहे तुमको जब तक जो है ये जहाज नहीं बन जाएगी, सबके सब लगकर बनाओगे, है ना,
और तब तक ना तुम लोग खाना मिलेगा ना पानी मिलेगा, यही तुमको जो है पूरा चाहे 24 घंटा लगे चाहे 3 दिन। और उसके बाद कह दिया गया आज से आर्यन वालों को कोई मैकेनिकल में नहीं बुलाएगा, सब हमको धन्यवाद किए। डेटोनेटिंग कोड बुलाते हैं सर उसको। उसको डेटोनेटिंग कोड बुलाते हैं सर, जो आपने खींचा था। हाँ हाँ, तो डेटोनेटर। तो ये चीज हो गई। एक बार ऐसे ही पूरा जहाज का पहिया उखाड़ दिए थे इसके पहले। तो उसमें क्या था कि उसने कहा कि डबल चेकिंग के लिए मैं ऐसे गुजर रहा था, तो वो बुलाया, पहिया लगा रहा था बड़ी ताकत से रिंच लगा करके। तो कह रहा है कि इधर आओ, तुम जो है एक काम करो, हमने तो कस दिया है को तगड़ा, लेकिन तुम भी इसको ढंग से कस दो, डबल चेकिंग क्या कहते हैं कर लो इसको, अच्छे ताकत से कसना, खुलना नहीं चाहिए। 2 लोग, एक हमने कसा एक तुमने, और लास्ट तुम कस रहे हो, कुछ होगा तुम ही जानना। हमने कहा ठीक है भाई। हम उसको अपनी दूसरी पहिया कसने लगा, हम इस पर ताकत से कसने लगे। फिर हमारे दिमाग में अगर मान लो ये वाला पहिया खुला जहाज का, तो पूरा जिम्मेदारी मेरा आएगा। तो चाहे दूसरा पहिया भले खुल जाए, लेकिन ये पहिया नहीं खुलेगा, ये पहिया नहीं निकलना चाहिए। हम पूरा उसमें मशीन लगा करके बढ़िया रखे, मतलब रिंच पूरा उसमें फंसाए, और उसके बाद उसके ऊपर चढ़ गए। बोल्ट टूट गया, पहिया नीचे। कांड की आज भी मैंने जो जहाज तोड़ी थी, आज भी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी आप जाते हो तो आपको ऐसे देखोगे तो वहीं पर सामने ही वो टूटी हुई जहाज रखी हुई है। तो वो मेरी एक निशानी है, आते जाते जब भी चाहो देख सकते हो, उधर रोड पे ही, रोड से दिखती है मेरी तोड़ी जहाज। तो मैं उसको देखता हूँ, मुझे याद आता है ना। तो इसीलिए उधर एक बोर्ड लगा देना चाहिए सर। ये बोर्ड लगा दे तो उसको पता चल जाए किसने तोड़ी थी सर। डिकमीशन्ड बाय अंकित मिश्रा। तो मैं बहुत बदमाश इंजीनियर था, कहने का मतलब है ना। लेकिन हमारा जो काम था उसमें मैं एक्सपर्ट था, जो काम के लिए मैं चुना गया था। और फर्जी अर्जी काम कराओगे तो यही होगा। गजेंद्र है सर आपके वाले डिपार्टमेंट में? अच्छा गजेंद्र है क्या? इसी में है, ये भी जहाज वाले रेडियो नेविगेशन में। नहीं जहाज नहीं, लेकिन रेडियो नेविगेशन। अच्छा रेडियो नेविगेशन डिपार्टमेंट है। अरे वाह बढ़िया है। दोनों लोग लेकिन आ गए एयरफोर्स में, नेवी की जगह एयरफोर्स में। शिवेंद्र है, ये सही है, पानी में जाता है बंदा, है ना? क्यों शिवेंद्र? जी सर, मैं तो अपना ही हूँ, नेवी का ही हूँ फुली। मैं बिल्कुल एयरफोर्स से बिल्कुल भी टच में नहीं हूँ। बस यही तो असली बात है, यही तो असली नेवी है। ये तो ये दोनों एयरफोर्स हो गए, मिलावटी हो गए। इनके लिए सर जल ही जल है। सर गजेंद्र नहीं है, गजेंद्र एयरफोर्स वाला नहीं, गजेंद्र नेवी वाला ही है पूरा टोटली। नेवी का रेडियो नेविगेशन। अरे नेवी का रेडियो नेविगेशन, दोनों का फंक्शन सेम है। हवाई जहाज वाले का और नेवी वाले का रेडियो नेविगेशन सिस्टम सेम है, ठीक है। उसमें कोई विशेष अंतर नहीं है, दोनों एक ही तरह काम करता है। अभी सर ये जहाज से दूर जा रहा है, लेकिन जैसलमेर जा रहा है उधर। अच्छा, अभी आर्मी के एरिया में जा रहा है गजेंद्र। हाँ, तो जब वहां से शिवेंद्र जी, थोड़ा सा हमको अपना पुराना इंजीनियरिंग का दौर याद आ गया कि मैं कितना बढ़िया इंजीनियर था, है ना। हाँ, तो शिवेंद्र जी जब आप पानी में जाते हैं तो कैसा महसूस होता है? सफोकेशन महसूस होती कि नहीं? हीट, कुछ मॉइस्चर होती है सर, होती, बहुत ज्यादा मॉइस्चर रहता है सर। कहीं भी जाए मॉइस्चर तो बहुत ज्यादा रहता है, जो कोस्टल एरिया है आसपास का, मॉइस्चर तो बहुत ज्यादा रहता है। जी सर। तो ये जो सटा हुआ हवा है वो भी हीट खींच रही होती है पानी से। इस कारण से समंदर के ठीक ऊपर की लेयर में जो हवा होती है काफी अधिक गर्म होती है, ठीक है। तो ये थे कि कैसे कैसे ठंडे होंगे, है ना, वो चीज इसमें थी। अब यहाँ पर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्या कहते हैं
महासागर में तापमान वितरण को प्रभावित करते हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे। गर्म कैसे होते हैं पढ़ डाला, ठंडा कैसे होते हैं पढ़ डाला, क्यों पढ़े पढ़ डाला, है ना। अब हम पढ़ेंगे कौन कौन से कारक हैं जो महासागरीय तापमान वितरण को प्रभावित करते हैं। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर ऑफ ओशन। महासागरीय ताप को प्रभावित करने वाले कारक। महासागरीय ताप को प्रभावित करने वाले कारक, तो इसमें देख लेते हैं क्या है। कुछ कारक हम लोग पढ़ लिए, जैसे सूर्यातप की अवधि। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ सोलर इंसोलेशन। जाहिर सी बात है, जब लंबा दिन होगा तो दिन भर तो लंबे समय तक सूर्य की किरणें महासागर पर गिरेंगी, तो पानी क्या होगा, ज्यादा गर्म होगा। अगर आसमान साफ है तो पानी ज्यादा गर्म होगा। अगर बादल बादल है, बदली छाई हुई है, तो सूर्य की जो किरणें हैं महासागर पर आपतित होने का काल वहां पर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, है ना, तो वह घट जाएगा। तो इस कारण से यह सूर्यातप की अवधि मैटर करती है तापमान के निर्धारण में। ठीक। दूसरा, लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू रिफ्लेक्शन, scattering, evaporation and radiation. Loss of heat due to reflection, scattering और क्या क्या बोल डाला, evaporation और radiation। परावर्तन, विवर्तन, और क्या बताया, विकिरण तथा वाष्पोत्सर्जन के कारण मतलब ये प्रभावित करते हैं, तथा वाष्पोत्सर्जन प्रभावित करते हैं। जहां पर विवर्तन और विकिरण का एक बार बता दो। हाँ बता, सभी बता रहे हैं, सब बता रहे हैं। परावर्तन से यहाँ पर आते हैं अल्बीडो इफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी पानी के तापमान को नियंत्रित करता है। जहां पर अल्बीडो इफेक्ट ज्यादा अच्छा होगा वहां पर पानी कम गर्म होगा अपेक्षाकृत। तो ये अल्बीडो होता क्या है, अल्बीडो को समझा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्बीडो आगे पढ़ोगे भी क्या है अल्बीडो। जैसे कि आपने बचपन में खेल खेला होगा, है ना, कुछ लोग खेले होंगे, शीशा लिए होंगे, है ना, और ऐसे हम जब जाते थे प्राइमरी में पढ़ने तो सब बच्चों को चिढ़ाने और गुरु जी को परेशान करने के लिए एक शीशा लेके जाते थे, है ना, और दूर बैठ करके ऐसे छुप के ऐसे लाइट मारते थे, उनकी आंख पे पड़े, ऐसे ऐसे करते थे।
या फिर किसी बच्चे के, बड़ी मजा आती थी, है ना। तब तो तुम लोग कभी ये सब करे हो जिंदगी में, हैं? ये सब काम आता है। जी सर, देखो किए हैं। हमको आज जी वीडियो सर। में इसीलिए सब तो जल्दी समझ में आ गया, है ना। लाइट से भी करते हैं। हाँ, नहीं वो नहीं हुआ किए सर, अल्बीडो, अभी भी वो करते हैं सर। अल्बीडो अभी नहीं क्या हुआ। हुआ है? अब नहीं, वो परेशान अभी करने भी वाला करते बोल हैं रहा हूँ सर। सर। अभी क्या करते हो, इसके ऊपर मारते हो ये अभी को? सर हाथ में घड़ी होती है ना सर, हाथ में रिस्ट वॉच, तो उससे ही करते हैं सर आपस में एक दूसरे को। कभी कभी कभार धूप में रहते हैं, उससे भी थोड़ा बहुत हो ही जाता है सर, आंखों लायक तो हो ही जाता है। हाँ, अल्बीडो वो भी है। सूर्य की किरण गिरी और विजुअल लाइट स्पेक्ट्रम, और वही टकरा करके किसी चमकदार सरफेस से लौट गई सीधे, ऐसे आई ऐसे लौट गई, तो इसे कहते हैं अल्बीडो। और इस कारण से धरती कम गर्म हो पाती है। सबसे तगड़ा अल्बीडो बादलों का होता है। लगभग जितना एटमॉस्फेयर में क्लाउड होते हैं 33% सूर्य की रोशनी को लौटा देते हैं ऐसे ही। और पृथ्वी के धरातल का एल्बीडो 2% होता है, जो नीचे तक पहुंचती है उसमें से 2% ऐसे ही लौट जाती है चमक के रूप में। तो टोटल अर्थ का इंक्लूडिंग एटमॉस्फेयर अल्बीडो कितना हुआ, पूछा गया प्रश्न, 35%। अगर पूछे टोटल अल्बीडो ऑफ अर्थ सरफेस, देन राइट आंसर इज, पृथ्वी के धरातल का अल्बीडो 2%। 2%। सबसे ज्यादा अल्बीडो किसका, बर्फ का, हिमानियों का। अभिषेक नहीं है, हिमानी। हाँ, हिमानी का चमक सबसे ज्यादा है ना। तो ये क्या, लाइट, हाँ लाइट। जब आप पर्वतीय क्षेत्रों में होते हैं इसलिए कहते हैं काला चश्मा लगा करके जाओ, है ना। क्योंकि जब बर्फ के ऊपर सूर्य की किरणें गिरती हैं तो अचानक से इतना लाइट पैदा होती है कि अगर आपकी आंखें कमजोर हैं तो काने हो जाओगे, है ना। तो इसलिए बच्चों को ज्यादा खतरा हो। इसीलिए जब कभी आप लोग घूमने जाएं पहाड़ वहाड़ पर, सुबह सुबह निकल गए हैं घूमने, है ना, आंख में चश्मा मतलब लगा करके निकलिए काले रंग का। कई लोग अंधे हुए हैं ऐसे, इस अल्बीडो के कारण। ऐसे ही फिर दूसरे नंबर पर आता है महासागर, है ना। महासागरों का अल्बीडो होता है, घटते क्रम में लगाने के लिए भी आया था। सदाबहार वनों का भी होता है, फॉरेस्ट कैनोपी जहां पर होती है ना। ग्रीन और ब्लू लेते हैं, बाकी रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, यानी कि जहां पर पेड़ पौधे ज्यादा होंगे वहां पर भी तापमान कम होगा, अल्बीडो वहां भी देखने को मिलता है। सैटेलाइट से अगर फोटो खींचो जहाज से, तो जहां पर जंगल होते हैं वहां पर रंग बिरंगी लाइंस देखने को मिलती है, वो अल्बीडो के कारण ही है। इसी तरह से मिराज देखने को मिलता है मरुस्थलों में, मिराज, मृगमरीचिका, भ्रम। सड़क पे भी तो देखने को मिलता है सर। हाँ ठीक है, जो मरुस्थलों में कहते ना कि वो मृग तृष्णा का भ्रम, वो आगे बढ़ता चला जाता पानी है, लगता वो पीछे पानी। पानी लगता है, पानी, वो चमक है, चमक, मिराज कहते हैं। वो भी इसी कारण है, जी सर। अल्बीडो के कारण है। और अल्बीडो ना हो तो दूसरे प्लेनेट से पृथ्वी को देखोगे तो चमकती हुई दिखाई नहीं देगी, है ना। लेकिन ये क्योंकि जब बैक नहीं करेगी तो कहाँ दिखाई देगी। ये होता है अल्बीडो, जो हिमानी का सबसे ज्यादा होता है धरती पर, लेकिन बादल का होता है आसमान में सबसे ज्यादा। पूरा देखा जाए तो क्लाउड का अल्बीडो इफेक्ट सबसे ज्यादा बड़ा होता है, तगड़ा होता है। तो ये हो गया विवर्तन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट।
डस्ट पार्टिकल्स हैं, अलग अलग साइज के। सूर्य की किरणें आ रही हैं, अगर वो ऐसे मीडियम से या डस्ट पार्टिकल से टकराती हैं जिनका आकार बड़ा होता है, जिनका आकार उसकी जो वेवलेंथ है उससे ज्यादा होगा, डायमीटर, तो ये रिफ्लेक्ट बैक वापस चली जाएंगी, है ना। तो ये हो गया परावर्तन। अगर ये सेम साइज का उनका डायामीटर पार्टिकल का और इनकी वेवलेंथ बराबर है तो स्कैटरिंग हो जाएगी। ये कई रंगों में टूट जाएगी, जैसे पानी का जो डस्ट पार्टिकल होता है, वाटर वेपर का, वो भी स्कैटरिंग कराता है भाई। उसके अंदर भी डस्ट पार्टिकल होते हैं। एक पानी की बूंद जो बादलों में होती है उसके अंदर होता है एक डस्ट पार्टिकल, साल्ट पार्टिकल, कार्बन पार्टिकल होता है, और ऊपर से वाटर वेपर घेरे रहते हैं। तो जब इससे आकर के टकराता है तो ये क्या रिफ्रैक्ट करा देता है, स्कैटरिंग तोड़ देता है विबग्योर में, है ना। पानी की बूंदें उसे बिखेर देती हैं, और इस तरह से ढेर सारी पानी की बूंदें हैं, तो इस तरह से रेनबो का फॉर्मेशन हो जाता है, इंद्रधनुष का निर्माण हो जाता है। इस तरह से इंद्रधनुष का निर्माण हो जाता है। मैं क्लास में था और एक बच्ची ने पूछा और पूरा क्लास हंस पड़ी, मतलब ऑफलाइन क्लास। उसने पूछा कि इंद्रधनुष हमेशा ऐसे क्यों बनता है, ये ऐसे भी बन सकता है, हाँ? ऐसे भी बन सकता है कि नहीं? सोचने वाली बात। पूरी क्लास हर पड़ी, फिर हमने डांटा, हमने कहा ये बहुत गुड क्वेश्चन है, ये ऐसे ही क्यों बनता है, जरा दिमाग लगाओ, बताओ। मेरे हिसाब से सर ऐसा होगा कि ये गोल बनता होगा और पृथ्वी गोल है तो हमें उतना ज्यादा ही दिखता होगा। पूरी पृथ्वी थोड़ी दिखाई देता रेनबो, कहीं कहीं पे दिखाई देता लोकल एरिया में एक समय पर। जैसे किसी क्षेत्र में दिखाई देता है, ये सब नदियारे वाले क्षेत्र होते हैं अधिकतर, या समंदर से लगे हुए हैं। यहाँ पर कोई वाटर का बड़ा सोर्स है, यहाँ पर कोई वाटर का, एक नदी यहाँ जा रही है, एक नदी यहाँ जा रही है, वाष्पोत्सर्जन इधर से भी हुआ है ना, वाष्पोत्सर्जन इधर से नीचे से ऊपर की ओर हुआ है, वाटर वेपर इस तरह से कनेक्टेड। कभी कभी आधा भी बनता है, ऐसा नहीं है ना, कि पानी, ये नदी है, सप्लाई यही कर रहा है वाटर वेपर, तो जब ये बनेगा तो ऐसा ही बनेगा। उल्टा थोड़ी बनेगा। वाटर वेपर का सप्लायर आसमान से थोड़ी ना है कोई, कैसे बनेगा। सिंपल सा आंसर भी था क्वेश्चन, लेकिन बढ़िया था। ये तो रेनफॉल के बाद भी होता है। हाँ, रेनफॉल मॉइस्चर होता है ना, हवा में नमी होती है,
बारिश के पहले भी देखा जाता है ज्यादातर अक्सर। हवा शांत होगी तब, जब हवा तेज होगी तो ये वाटर वेपर उड़ जाएंगे, तब इंद्रधनुष खराब हो जाएगा। अगली बात है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। हाँ, ये हमने बताया कि पानी जब साफ होता है तो उसमें मुंह दिखाई देता है, यानी अल्बीडो है इसका। और ये पानी कम गर्म होगा। अगर पानी गंदा है, उसके ऊपर डस्ट पार्टिकल पड़े हुए हैं, उसके ऊपर कार्बन पार्टिकल पड़े हुए हैं, कोयला बह करके चला आया है, तो वो पानी का अल्बीडो प्रभाव कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। और अब ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा, उसे जो आता था लौट जाता था उसे वो खींच लेगा हीट। अब पानी ज्यादा गर्म हो जाएगा, यानी प्रदूषित जल साफ जल की तुलना में अधिक गर्म होता है अपेक्षाकृत। क्यों? अल्बीडो प्रभाव के निम्नीकृत हो जाने के कारण। ठीक है, अल्बीडो प्रभाव के निम्नीकृत हो जाने का, कम हो जाने का, अल्बीडो इफेक्ट। अगला है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सी सरफेस। सागरीय सतह, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सी सरफेस, सागरीय सतह की भौतिक विशेषता। सतही जल जो है किस प्रकार का है, उसकी विशेषता क्या है, यानी कि उसकी सैलिनिटी ज्यादा है कि सैलिनिटी कम है। लवणता ज्यादा है तो उसका गलनांक और क्वथनांक दोनों अधिक होगा, तो ज्यादा हीट खींचने के बाद में वाष्पोत्सर्जित होगा। यहीं पर लवणता बहुत कम है तो उसका गलनांक एवं क्वथनांक होगा, वो 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप बन करके उठ जाएगा। ठीक है, अगली बात कटकों की उपस्थिति। जो मध्य महासागरीय कटक पिछली क्लास में पढ़े थे, कटकों की उपस्थिति। प्रेजेंस ऑफ सबमरीन रिजेस, ये क्या करते हैं, जहां पर होंगे उसके निकटवर्ती जल गर्म होंगे। हमने बताया था अभी कॉन्सेप्ट, कंकड़ वाला कॉन्सेप्ट हमने बताया था। ये रिजेस हैं, तो इनके अगल बगल। और दूसरी चीज, ये बाउंड्री क्रिएट करते हैं, ये पानी को आपस में मिक्स नहीं होने देते हैं, पानी की मिक्सिंग को रोकते हैं। प्रॉपर पानी की मिक्सिंग नहीं हो पाती है, तो इस कारण से अगर इधर ठंडा पानी है तो इधर ठंडा रहेगा, इधर गर्म पानी तो इधर ज्यादा गर्म पानी रहेगा। बहुत कम मिक्सिंग कर होने देते हैं। इस तरह से दो अलग टेम्परेचर के जोन को अलग कर देते हैं रिजेस, कटक बांट देते हैं। तुम इधर रहो ठंडा, तुम इधर रहो गर्म, या फिर कम गर्म ज्यादा गर्म को अलग रखते हैं। अगली बात आती है शेप ऑफ ओशन, महासागर का प्रारूप। जो सागर अक्षांशीय रूप से विस्तृत होते हैं, लैटिट्यूडनली एक्सटेंसिव सीज, जैसे कोई ये कोई कॉन्टिनेंट है और ये कोई खाड़ी है, सागर है।
तो ये देखो ये लैटिट्यूडनली है, लैटिट्यूड मतलब कि क्षैतिज क्षैतिज रूप से विस्तृत है ये। और वहीं पर कोई सागर हो सकता है जो ऊर्ध्वाधर हो। जैसे कैलिफोर्निया खाड़ी ले लो, ये तो इसमें क्या है कि ये सूर्य की किरण ये ऊर्ध्वाधर रूप से विस्तृत है, ये क्षैतिज रूप से विस्तृत है। ये ऐसे ऐसे है, ये ऐसे ऐसे है। तो गर्म कौन सा होगा? अगर दोनों से एक ही सीध में हो तो सबसे तब भी ज्यादा गर्म पानी इसका होगा, क्योंकि ये एक ही अक्षांश पर सूर्य की किरणें प्राप्त कर रहा है ना, सब बराबर मात्रा में। लेकिन यहाँ पर सूर्य की किरणें अलग अलग कोण पर पड़ रही हैं। इस कारण से अक्षांशीय रूप से विस्तरित जो सागर होते हैं वो देशांतरीय रूप से विस्तृत सागर से अधिक गर्म होते हैं। इसी कारण से फारस की खाड़ी का तापमान उसी अक्षांश पर अवस्थित कैलिफोर्निया की खाड़ी से, है ना, अधिक होता है। सर लेकिन एक क्वेश्चन सर, या ये ज्यादा गर्म होता है, कम गर्म होता है इसके कंपेरिजन? हाँ बताओ सर। ये जैसे जो अक्षांशीय रूप से विस्तृत है सर, तो ये ज्यादा ठंडे भी तो हो सकते हैं सर? नहीं, ज्यादा गर्म भी होते हैं, ज्यादा ठंडे भी तो हो कम ही सकते हैं ठंडा होंगे। नहीं नहीं, इसके तुलना में कमी, क्योंकि इसने हीट दिन में ज्यादा खींची है, तो रात में इसके पास खर्चा करने के लिए है ज्यादा। तो ठंडा भले ये भी हो, लेकिन इससे तो ज्यादा ही गर्म रहेगा रात में भी, क्योंकि दिन में इसने सर जो निम्न सारे अक्षांश पे रहेंगे वो इसने ऑब्जर्व किया। हाँ, ये कहीं रहे, ये कहीं रहे, ये कहीं पर भी रहे, ये चाहे निम्न अक्षांश पे ऐसे रहेगा, चाहे उच्च अक्षांश पे ऐसे रहेगा। अगर ऐसे ऐसे है तो उसी लैटिट्यूड पर उसके सीध में अगर कोई ऊर्ध्वाधर वाला है तो उससे तो ज्यादा गर्म होगा ही। ठीक है, अगली बात है अभी बहुत सारे फैक्टर हैं, अब समय हो गया है ना, अभी ऑप्शनल भी शुरू करनी है। ठीक है, बाकी का फैक्टर हम लोग कल पढ़ेंगे। अभी इस वाले में कोई चीज ना समझ में आई हो तो पूछ लो। सर ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सी वाला नहीं समझ में आया सर, हाई सैलिनिटी वाला क्या बताएं? हाँ, सैलिनिटी जब पानी में ज्यादा होती है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट उठ जाता है। जैसे कि मरुस्थल में कभी बर्फ जमाने का तरीका क्या बताते हैं, एक मटके में पानी रखो, है ना, उसमें थोड़ी सी बर्फ डाल दो और नमक डाल दो, बोरे से भिगो करके बंद कर दो तो अंदर बर्फ जम जाती ढेर सारी, है ना। जब साल्ट मिला होता है पानी में, जहां पर साल्ट ज्यादा होगा तो वहां पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उठ जाएगा। जैसे वो 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप बन के उठता है तो अब वो 110 डिग्री सेल्सियस पर भाप बन के उठेगा। तो अगर वो 4 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ बनना शुरू होता है तो अब 14 डिग्री सेल्सियस पर ही बर्फ बनना शुरू हो जाएगा, यानी वो जल्दी बर्फ बनना शुरू हो जाएगा और देर में उसका वाष्पोत्सर्जन होगा, है ना। देर में वाष्पोत्सर्जन होगा तो हीट देर में रिलीज करेगा, यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस ज्यादा टेम्परेचर ये अपने पास होल्ड करके रख सकता है, जबकि उसके बाकी का पानी भाप बनकर ऊपर उठ गया। तो ये क्या है, 10 डिग्री सेल्सियस पानी ज्यादा एब्जॉर्ब करके रखा हुआ है, होल्ड कर सकता है, ये ज्यादा गर्म होगा। ठीक,
चलो बस 5 मिनट में शुरू करते हैं आप, ठीक? ज़्यादा समय 8 बजे है।